Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll discussing about the last part of the topic which is related to this chapter, which is an empire across 3 continents, and our topic is the early empire which is related to Roman Empire. इसका जो लास्ट पार्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि किस तरह से जो रोमन एम्पायर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, किस तरह से पूरे जो एम्पायर था उसे कंट्रोल किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। तो उसके लिए जो एम्पायर है उन्होंने अपनी पावर को शिफ्ट किया था जो प्रोविंसेस है उनमें, और जो उनकी जो नियर ईस्ट में जो टेरिटरी थी या जो ऐसे किंगडम्स थे उन्हें अथॉरिटी देकर, ताकि उनकी सेपरेट अथॉरिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। साथ ही ये उनसे मांगा था कि जब एम्पायर को या जो एम्पायर है उसे ज़रूरत होगी आर्मी की तो वे अवेलेबल करवाएंगे, और साथ ही टैक्स कलेक्शन का काम भी इन प्रोविंसेस को दिया गया था। और उसके बाद जब इनमें पावर बढ़ने लगा, जो प्रोविंसेस हैं उनका पावर बढ़ने लगा, उनसे आए हुए वहाँ से लोगों का पावर बढ़ने लगा और उनका मेजोरिटी हो गई जो सीनेट है उसमें। तो जो किंग थे गैलिनस, उन्होंने जो मिलिट्री कमांड थी, जो हायर पोस्ट थी, वहाँ पर सीनेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया वहाँ, और उन्होंने जो वहाँ की जो पोस्ट थी उन्हें केवल जो दूसरे प्रोविंसेस से आए थे लोग उन्हीं को दिया जाने लगा उन पोस्ट को, ताकि जो कमांड है आर्मी पे और जो एम्पायर पे वो केवल किंग के पास ही रहे। नाउ इन द लेट फर्स्ट सेंचुरी, होल सेकेंड सेंचुरी एंड अर्ली थर्ड सेंचुरी, आर्मी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें प्रोविंसेस से आए हुए उन्हीं लोगों का, जो कि बहुत पावरफुल थे, बहुत वेल्दी थे, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी रखते थे, उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में दबदबा बढ़ने लगा, उन लोगों का पावर बढ़ने लगा। और इस वजह से जो सिटीजनशिप थी, जो पहले केवल इटली तक ही थी, वो भी उसका एरिया भी बढ़ने लगा, उसे भी स्प्रेड किया जाने लगा। और पहले जहाँ ओनली इटालियन जो लोग थे उन्हीं को सिटीजन माना जाता था, उससे हटाकर जो थर्ड सेंचुरी के एंड तक जो प्रोविंसेस से लोग आकर शिफ्ट होने लगे थे इटली में, और वहाँ की जो सीनेट है या फिर जो आर्मी है उसमें बहुत पावरफुल प्रेजेंस रखने लगे थे अपनी, उनको भी वहाँ का सिटीजनशिप दी जाने लगी थी, सिटीजन माना जाने लगा था। तो पहले जो सेनेटर्स थे उन्हीं तक इटली की जो सिटीजनशिप थी वो थी, लेकिन बाद में इन प्रोविंसेस से आए हुए लोगों का मेजोरिटी आर्मी में भी, साथ ही सीनेट में भी उनकी मेजोरिटी बढ़ने लगी थी, क्योंकि जो किंग था उसे लगा कि जो सीनेटर्स हैं वो क्योंकि कम ही पसंद करते थे जो किंग्स हैं उन्हें, अगर वे देखते कि वो उनके सीनेट के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं है तो वो उसे एक बुरा किंग मानते थे, और जो उसके प्रति अच्छा व्यवहार करते थे उन्हीं को वे अच्छा किंग मानते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो अपने किंग को अपनी अथॉरिटी, अपने पावर को अपने ही पास रहे, उसके लिए वो सीनेट से हटकर उन लोगों पर ज़्यादा विश्वास करने लगे थे जो प्रोविंसेस से आए थे और उसके प्रति ज़्यादा लॉयल थे, किंग्स के प्रति ज़्यादा लॉयल थी। अब हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप को स्प्रेड किया जाने लगा था, तो ये सिटी क्या होती थी? तो रोमन सिटी एम्पायर में सिटी का मतलब होता था कि एक अर्बन सेंटर जिसके पास में अपनी खुद का मजिस्ट्रेट हो, साथ में सिटी काउंसिल हो और उसकी टेरिटरी हो, एक निश्चित उसकी सीमा हो, जहाँ तक जितने भी उसके जुरिडिक्शन में आते थे, विलेजेस है या छोटे दूसरे चाहे वो रेवेन्यू के सब्जेक्ट्स हो या दूसरे जो उसकी टेरिटरी में आते थे, उसकी बाउंड्री में आते थे, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिटी माना जाता था। मैजिस्ट्रेट जो होता था वो इलेक्टेड ऑफिशियल होते थे, लेकिन जो हायर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते थे वो किंग ही होते थे। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग लेवल पे, जस्ट लाइक सेंटर से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स को और डिस्ट्रिक्ट से विलेजेस तक जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसी तरह से, लेकिन जो हेड ऑफ अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट्स के पास ही होती है, प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन उसी तरह से रोमन एम्पायर में भी जो किंग होते थे वही सिटी के जो हायर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते थे उन्हें माना जाता था। सिटी काउंसिल, जिसका जो लोकल एरिस्टोक्रेसी है उसको
कॉन्स्टिट्यूट करती थी या फिर जो लीगल अथॉरिटी या मैनेजमेंट है उसे देखती थी, जो लोकल एरिस्टोक्रेसी है वो उनसे मिलकर काउंसिल बनती थी। साथ ही टेरिटरी जो होती थी वो उसमें कई सारे आसपास के जो छोटे विलेजेस होते थे उनको उसके जो जुरिडिक्शन में आते थे, और जो उसका अधिकार क्षेत्र था वहाँ जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में माना जाता था उसके अकॉर्डिंग उसकी टेरिटरी फिक्स की जाती थी। तो इस तरह से एक विलेज बनता था। अब विलेज में रहने के क्या एडवांटेज होते थे, तो सबसे पहला तो यही था कि जब जो एम्पायर है उसमें जो विलेजेस होते थे वहाँ से जो फूड होता था उसे वहाँ से स्टोर किया जाता था लाकर। तो वहाँ कभी भी सिटी में कभी भी चाहे कितना ही कमी हो खाने की, लेकिन सिटी के लोगों को उस प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता था। वहाँ हमेशा फूड अवेलेबल रहता था, भले ही शॉर्टेज हो फूड की या फिर फैमिंग के समय में अकाल के समय में खाने की कमी हो, लेकिन कभी भी सिटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। साथ ही वहाँ पर सिटी में कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती थी जो कि पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती थी, पब्लिकली उसे यूज़ किया जाता था। जैसे कि एम्पी एम्पी थिएटर्स थे या सर्कस थे, इस तरह की काफ़ी सारी पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। और इनमें से ही एक स्ट्राइकिंग फीचर है रोमन एम्पायर का, जो कि है पब्लिक बाथ्स। तो वहाँ पर लोगों को उनका यूज़ करने के लिए, पब्लिक बाथ को यूज़ करने के लिए बनाया जाता था। और इसे एक बहुत ही इसे इंट्रोड्यूस किया था इरानियन जो रूलर्स थे उन्होंने, और जो रोमन क्लर्जी जो कैटेगरी थी या जो इस तरह के पादरी वर्ग जिन्हें कहा जाता है वो लोग थे, वो इसको उसके लिए इस तरह के पानी के यूज़ के लिए उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि वो जो वाटर है उसे बहुत ही सीक्रेट एलिमेंट मानते हैं और उसका इस तरह से डिसिक्रेशन को गलत मानते थे, पानी का मिसयूज़ मानते थे इसे, तो उसका विरोध किया था उन्हें। लेकिन जो रोमन या जो इरानियन एम्परर हैं उन्होंने इसको बहुत ही अच्छा माना था और इस तरह से बहुत से पब्लिक बाथ्स बनाए थे। यहाँ पर बहुत से इवेंट्स होते थे पब्लिक की एंटरटेनमेंट के लिए। तो इस तरह के कुछ कैलेंडर्स मिले हैं जिसमें जो प्रूव करते हैं कि वहाँ पर जो ईयरली अराउंड 176 डेज का प्लान या कैलेंडर बना हुआ था, जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग शोज़ ऑर्गेनाइज किए जाते थे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। तो सिटी में रहना लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन सिटी को केवल उसकी मजिस्ट्रेट होना या सिटी काउंसिल और उसकी टेरिटरी होना ही काफ़ी नहीं था, जो इम्पीरियल फेवर है उसका होना भी ज़रूरी था। क्योंकि कई बार अगर जो रूलर है, किंग है, वो अगर उसके अगेंस्ट होता या सेटिस्फाइड नहीं होता उसके रेवेन्यू से या उसकी जो मैनेजमेंट है उससे, एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो उसे विलेज में भी कन्वर्ट कर देता था। और कई सारे विलेजेस जो अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और जहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ की फर्टिलिटी की वजह से रहते थे, बहुत अच्छा वहाँ क्रॉप होती थी, तो उसकी वजह से छोटे गाँव को भी सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द 3rd सेंचुरी क्राइसिस। तो हमने पढ़ा था कि जो रोमन एम्पायर है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट अर्ली एम्पायर एंड सेकेंड इज़ लेट एम्पायर। लेकिन उनको बीच में डिवाइड करने वाला जो टाइम पीरियड है वो 3rd सेंचुरी का है, और उसमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी थी अलग अलग फ्रंट से, तो इसलिए उसे 3rd सेंचुरी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। द 3rd सेंचुरी ब्रॉट द फर्स्ट मेजर साइंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेंस। इंटरनली भी बहुत से स्ट्रेंस होने लगे थे, बहुत से तनाव वहाँ पर होने लगे थे। उसकी वजह से कुछ एक छोटे टाइम पीरियड में ही बहुत सारे किंग का बदलना, बार बार नए किंग का आना बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए, तो उसकी वजह से जो वहाँ की पॉलिटिकली स्टेबिलिटी थी वो नहीं हो पाई थी, और जो सोशली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी लोगों को। इसके साथ ही फ्रॉम 230s द एम्पायर वाज फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स साइमल्टेनियसली, जैसे कि इन ईरान अराउंड 225 ससेनियन डायनेस्टी emerged एंड within 15 year in extent rapidly in the direction of यूफ्रेट्स। तो उनका जो राइवल था ईरान, वहाँ पर एक ससेनियन एम्पायर या डायनेस्टी emerge हुई थी, जो कि टाइम पीरियड था 225 CE का। यहाँ पर
15 ईयर के अंदर अंदर उन्होंने अपना जो एक्सटेंशन था वो यूफ्रेट्स की डायरेक्शन में बढ़ा दिया था, और जो उसके अक्रॉस में जो रोमन एम्पायर था उसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स को कैप्चर कर लिया था, जिसमें एक एग्जांपल है शाहपुर फर्स्ट का, जिसका इंस्क्रिप्शन मिला है, रॉक इंस्क्रिप्शन, जिसमें उसने लिखा है कि क्लेम किया है कि वहाँ का जो रोमन एम्पायर है उसने 60,000 जो आर्मी थी उसे किल कर दिया था, एनाइलेटेड कर दिया था, और जो एंटियोक थी ईस्टर्न कैपिटल उसे भी कैप्चर कर लिया था। तो इस तरह से हमारे पास रिटर्न में एविडेंस है जो ये बताता है कि जो ईरानियन है उन्होंने भी उस समय में उस तरफ इन्वेजन्स करना स्टार्ट कर दिया था, और इसके साथ ही जो जर्मनी की तरफ से भी वहाँ से भी उस पर रोमन एम्पायर पर अटैक होने लगे थे, इन्वेजन्स होने लगे थे, जिसमें फ्रॉम 223 सीई से लेकर 480 जो सीई है उस टाइम पीरियड में, और रैपिडली इन्वेजन्स हो रहे थे जो कि थे ब्लैक सी जो है वहाँ जो एल्प्स माउंटेन रेंज है उस तरफ और सदर्न जर्मनी की तरफ से ये अटैक हो रहे थे, इन्वेजन्स हो रहे थे। द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर इन 3rd सेंचुरी, इसके साथ ही पॉलिटिकली भी वहाँ पर बहुत ही डिस्टर्बेंस था। वहाँ पर 47 ईयर में 25 एम्परर चेंज हुए थे, और इसके साथ ही जो सीरीज़ थी जर्मन ट्राइब्स की या फिर वहाँ की जो ट्राइबल कन्फेडरेशन थी उन्होंने भी इस तरह के ग्रुप बनाकर, कन्फेडरेशंस बनाकर रोमन के अगेंस्ट रायन और जो डैन्यूब रिवर थी जो उनकी बाउंड्री का काम करती थी उनके आगे बढ़ने लगे थे, और जो रोमन एम्पायर है उसको कंट्रोल करने या उसके जो प्रोविंसेस थे उनको इन्वेट करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर के बारे में। तो वहाँ पर सबसे पहले तो जो फैमिली सिस्टम था वो न्यूक्लियर फैमिली का था जो कि वाइड स्प्रेड था, प्रिवलेंस से दी जाती थी न्यूक्लियर फैमिली को। और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में हमने पढ़ा है कि जिसमें ओनली फादर मदर एंड चिल्ड्रन या 1 और 2 किड्स होते थे, इस तरह की फैमिली को प्रेफरेंस दी जाती थी। एडल्ट सन्स जो होते थे वो अपने जो जॉइंट फैमिली होती थी, पेरेंट्स होते हैं उनके साथ में नहीं रहते थे, और ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते थे जहाँ पर जो एडल्ट ब्रदर है या जो अपनी जो कॉमन हाउस होल्ड है उसे शेयर करते थे या जॉइंट फैमिली में रहते थे, साथ मिलकर सब रहते थे। और वहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का चलन था तो जो स्लेव्स होते थे उन्हें फैमिली का पार्ट माना जाता था। साथ ही जो वहाँ रोमन एम्पायर में वीमेंस थी उन्हें काफ़ी सारे लीगल अथॉरिटी थी, लीगल राइट्स थे, जस्ट लाइक जो प्रॉपर्टी होती थी वो वीमेन के नाम से भी होती थी, वो उन्हें मैनेज करना और उसको ओनिंग करना उसे लीगली उन्हें अथॉरिटी थी वीमेंस को। जो मैरिजेस होती थी वहाँ पर रोमन एम्पायर में उस 3rd सेंचुरी के समय टाइम पीरियड में उसमें जो वाइफ होती थी उन्हें अपनी प्रॉपर्टी फादर से जो मिलती थी उसको वो हस्बैंड को ट्रांसफ़र नहीं होती थी, वाइफ के ही पास रहती थी, और फैमिली से मिलने वाले जो भी हेयर है उन्हें वाइफ के पास ही रहते थे, यानी कि उन्हें पूरी तरह से लीगली अथॉरिटी होती थी अपनी प्रॉपर्टी को रखने की, उसे मैनेज करने की, उसे खरीदने बेचने करने की सारी उन्हें लीगल राइट्स थे वीमेंस के पास में। तो देखा जा सकता है कि आज से काफ़ी पहले जब रोमन एम्पायर में वीमेंस थी वो काफ़ी उनकी पोजीशन जो थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी फाइनेंशियली। वहाँ पर जो वीमेन है वो अपने हस्बैंड को अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं करती थी, लेकिन अपने फादर से जो भी उन्हें मिलता था वो उन्हीं के पास रहता था, उसे होल्ड करके रखती थी वो। साथ ही उन्हें दहेज में जो मिलता था वीमेंस को मैरिज में, उसे जब तक उनकी शादी रहती थी, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज होता था, तब तक हस्बैंड उस डाउरी को यूज़ कर सकता था। नेक्स्ट था कि जो वीमेन है वहाँ की, उन्हें फादर की जो भी इनहेरिटेंस मिलता था उससे यूज़ करने का, और आफ्टर फादर की डेथ के बाद में पूरी तरह से उस पर वीमेंस का राइट होता था, उस पर अधिकार होता था। लॉ के अकॉर्डिंग जो मैरिड कपल होता था उसे सिंगल एंटिटी नहीं माना जाता था, फाइनेंशियली अलग अलग हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग माना जाता था, 2 एंटिटी माना जाता था। जैसे कि हम कहा जाता है कि शादी के बाद में जैसे जो हस्बैंड का है वो
वाइफ का भी है, जो वाइफ का है वो हस्बैंड का भी है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की रूल नहीं था, बल्कि उन्हें अलग अलग ही माना जाता था, 2 एंटिटीज़ माना जाता था फाइनेंशियली। और जो वाइफ है वो अपनी जो लीगल इंडिपेंडेंसी है उसे बहुत ही एंजॉय करती थी, बहुत उसे लीगली बहुत अच्छे राइट्स मिले हुए थे, अपनी जो भी अथॉरिटी होती थी या जो भी उन्हें प्रॉपर्टी होती थी उसे संभालने का। डाइवोर्स वहाँ पर बहुत ही इजीली हो सकते थे। वहाँ पर इसके लिए केवल जो हस्बैंड वाइफ है, अगर उन्हें इस तरह की नोटिस देना होता था एक दूसरे को, अगर वो मैनेज नहीं कर पाते अपने रिलेशन को, अगर साथ रहने में कंप्रोमाइज़ करने के बाद भी कोशिश करने के बाद में भी अपने जो रिलेशन है उसे नहीं संभाल पाते या सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो केवल उन्हें नोटिस देना होता था अपनी जो मैरिज है उसे डिसॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तो हमने देखा कि फाइनेंशियली तो जो वीमेन है उन्हें काफ़ी अच्छी पावर मिले हुए हैं, लेकिन क्या रियली में रियलिटी क्या थी, किस तरह से सोशल लाइफ होती थी वीमेंस की। सबसे पहले तो देखा जाता है कि वहाँ पर जो मैरिजेस थी उसमें भी काफ़ी डिफरेंस थे, यानी जो मेल है उनकी जो मैरिज की एज होती थी वो लेट 29 से या फिर 30s के स्टार्टिंग में या 32 तक उनकी शादी होती थी, जबकि जो वीमेन है वहाँ उनके जो शादियाँ जब होती थी वो लेट टीन में या फिर अर्ली 20s में, यानी लेट 60-70 18 तक या फिर जो 21 27 22nd ईयर तक की एज में उनकी शादी हो जाती थी। तो इसका मतलब जो एज गैप है हस्बैंड वाइफ में वो बहुत ज़्यादा था। जनरली अरेंज मैरिज होती थी। वीमेन जो एक तरह से माना जाता था कि जो हस्बैंड है उन्हें पूरा राइट होता था अपनी वाइफ को डोमिनेट करने का। डोमिनेट इन सेंस वायलेंस भी होता था वहाँ पर, तो वाइफ को बहुत ही वायलेंस के साथ में रखा जाता था, बहुत उनसे मारपीट होती थी, तो ये भी कॉमन था। इसके लिए एक उदाहरण दिया है सेंट अगस्टीन का, जो कि बिशप थे नॉर्थ अफ्रीका सिटी में, हिप्पो सिटी में। वहाँ पर उनका आत्मकथा या उनकी जो ऑटोग्राफी है उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी मदर के साथ में भी काफ़ी वायलेंस होता था। उनके फादर डेली उनकी मदर की पिटाई करते थे, और वहाँ बिल्कुल कॉमन था ये कि वहाँ की औरतें जब इकट्ठी होती थी तो आपस में अपनी चोट के निशान दिखाती थी एक दूसरे को। तो इस तरह से वहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मल लिया जाता था इस चीज़ को। फादर को लीगल राइट होते थे कि वो अपने बच्चों पर किस तरह से कंट्रोल करे, उसका पूरी तरह से उन्हें लीगली सब्सटेंशियल होता था उनको। इसका एग्जांपल है कि कई बार बच्चे को उसकी ज़िंदा रहना है या उसे मार देना है, ये पूरी तरीके से एक फ़ादर डिसाइड करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो अनवांटेड चिल्ड्रन होते थे उन्हें भी फादर को रखना है या नहीं रखना ये डिपेंड करता था कोई भी फादर पे, क्योंकि कोई भी उन्हें लीगली कुछ भी या लीगली उन्हें पूरी तरह से अथॉरिटी थी, वो अगर नहीं चाहते तो उन बच्चे को मार भी दिया जाता था। तो इस तरह के भी बहुत से एविडेंस मिले हैं जिसमें ठंड में बच्चे को छोड़ दिया जाता था ताकि वो मर जाए ठंड से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिटरेसी, जिस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में।